हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1179th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। महिला वो जो घर संभाले, महिला वो जो व्यापार संभाले, महिला वो जो एक करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करती रहे, महिला वो जो समाज को सुधारे और समाज में बदलाव लेकर आए। ऐसी ही महिलाओं की कहानियां आप तक हम आपको पहुंचाते हैं इस शो के माध्यम से, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। धन्यवाद करता हूं मैं पारिक ब्रदर्स जूलर्स का। पारिक ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू स्ट्रॉबेरी फार्म विच इज एट वर्धा रोड। अ बिग थैंक यू टू अंतरा मल्टी सर्विसेज बाय रुपेश पांडे एंड कट सलोन। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू हैम्पो राइड बाय निधि राठे। और फैमिली के डेंटिस्ट को जानिए आप डॉक्टर सारा हुसैन की मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक में जरूर जाएं। आज की हमारी मेहमान जो है वो एक डॉक्टर हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक ऐसी महिला हैं जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में दर्द को कम कर देती है। चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर शीतल टावरी। पहले थी, अब डॉक्टर शीतल मुंदड़ा मैम से। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में। मैम, सबसे पहले शो की शुरुआत से पहले आपका नाम जब मैं ले रहा था तो मैंने आपको डॉक्टर शीतल टावरी कहा, फिर मैंने मुंदड़ा में एडअप किया क्योंकि पहले आप शीतल टावरी थी। यस मैम, शीतल टावरी आपको याद है कैसी थी, क्या कहानी थी उनकी? देखो, हर चीज की बुनियाद तो आप कभी भी भूल नहीं सकते, बराबर है, और भूलना भी नहीं चाहिए। और पेरेंट्स और ऐसी चीजें जिनकी कोई जगह नहीं ले सकता जी। कोई भी नहीं ले सकता जी। चाहे आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, आपके बच्चे कितने अच्छे हैं। तो डेफिनेटली मेरे फादर जज थे। वी लॉस्ट लास्ट ईयर। तो वो जज थे, मेरी मदर अभी भी है। एंड हम लोग 7 बहन भाई है। तो वी ग्रू अप इन अ फैमिली जहाँ पे एजुकेशन का बहुत महत्व था, रादर अभी भी है। और मैं अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने हम 7 बहन भाइयों को इतना अच्छे से पढ़ाई का महत्व सिखाया कि आई कैन सी दैट इज ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, कि सेम हर एक ने अपने बच्चों के पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया। तो मेरे फादर जज थे तो थोड़े सख्त किस्म के, पर अपने लड़कियों को उस जमाने में, मतलब मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ जी, तो उस आज से अगर आप 40 इयर्स 35 इयर्स पहले देखें, उस समय लड़कियों को मारवाड़ी कम्युनिटी में कम पढ़ाया जाता था जी। और अगर जिनको मतलब अगर ज्यादा लड़कियां हैं तब तो, मतलब मैंने तो नहीं सुना है, पर मेरे बड़े दीदी बोलते हैं कि हमारी दादी बोलती थी कि अरे इनको जल्दी जल्दी शादी करवा दो, ठीक है, पढ़ाना, एक को पढ़ाओगे कितनों को पढ़ाओगे जी। बट मेरे बोथ पेरेंट्स, मदर एज वेल एज फादर, उन्होंने उस समय ये सोचा था कि एवरी चाइल्ड शुड बी इंडिपेंडेंट फिनेंशियली। और उनका ये था, उनको काम करने की जरूरत है तो करे, ना करने की पड़े तो ना करे, बट उनके पास कोई टूल होना चाहिए जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जी। ये मुझे लगता है दोनों के दिमाग में एकदम फिट था जी। और उसी के चलते एक लिमिटेड रिसोर्सेस, जैसे वो लोग सैलराइड थे, तो उन्होंने, मतलब हमने अपने पूरे लाइफ में देखा है कि उन्होंने कैसे छोटी छोटी बचत करके हम लोग को पढ़ाया है जी। तो मतलब वो मेमोरीज है, मैं तो बोलूंगी वो ट्रेजरी बॉक्स है जो लेके हम सब बहन भाई आगे चले हैं। तो मैम, कितने भाई बहन थे? हम लोग 7 बहन भाई हैं। ओके। हाँ। और मम्मी पापा के साथ कितने शहर घूमी हैं आप पूरे महाराष्ट्र में? हाँ, मुझे ऑलमोस्ट 5-6, क्योंकि मेरे फादर ने महाराष्ट्र ही रखा था, ट्रांसफर नहीं लिया आउट ऑफ महाराष्ट्र हमारे एजुकेशन के लिए, क्योंकि उस समय बोर्ड्स अलग अलग रहते थे। तो मुझे 5-6 शहर याद है कि हम हर 3 साल में अलग अलग शहरों में रहते थे। 12th के बाद फिर डेफिनेटली हम लोग, मैं नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ी हूँ और उसके बाद मेरी शादी हो गई। मैम, जब विवाह हो रहा था या विवाह की तैयारी कर रही थी शीतल टावरी, तो मन में कितना उत्साह था मैम? क्योंकि एक तरफ आप मेडिकल पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर रही थी और आपको पता था कि आपको करियर में क्या करना है, और घर में भी इस किस्म का वातावरण था कि आपको हमेशा से स्ट्रांग
स्ट्रेंथ मिली है घर मिली से। है। तो मैम विवाह की जब बात आई तब मन में क्या क्या चीजें आई? तो ये कहानी थोड़ी अलग है। जैसे कि मुझे पढ़ना था, जी। ठीक है। मेरे पिताजी बहुत हॉरोस्कोप को विश्वास रखते हैं जी, एस्ट्रोलॉजी जी। ठीक है। तो वो उन्होंने जो मेरी पत्रिका जोड़ी जी। और मुझे फर्दर एजुकेशन करना था, तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि मुझे शादी करना है जी। और उस बीच में मुझे दिखाया गया और मैं ये समझ रही थी कि अच्छा एक हाथ दिखाने में जरूरी नहीं कि आपका फिक्स हो जाएगा जी। ठीक है। तो मैंने जब मेरे हस्बैंड को देखा भी तब उतना सोचा नहीं ज्यादा कि ऐसा था। टू रिस्पेक्ट टू द पेरेंट्स एंड माय सिस्टर जो बीच में थे जी। उनको रिस्पेक्ट देते हुए मेरा ये प्रोग्राम हुआ जी। और वो सब में ही मेरी शादी तय हुई है। तो उस समय अगर मैं अभी सोचूं तो ऐसा मतलब आई वॉज नॉट कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर मैरिज आइडियली। जैसे आप मेंटली प्रिपेयर होते हो जी। तो वैसा मेरा कुछ था नहीं। तो मैम जब विवाह के बाद पति पत्नी में कई बार वाद विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, तब आप ये सब बातें बाहर निकालती हैं? नहीं, मैं आई एम वेरी ओपन पर्सनालिटी। ओके। तो मेरे हस्बैंड को ये बात पता है कि मतलब मैं ये सोचती थी और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वहीं से धीरे धीरे चेंजेस हुए क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं जी। राइट। और मेरे फादर इन लॉ जो आज नहीं है जिनको हम बाबा जी बोलते थे, तो आई थिंक आज मैं जहाँ पे भी हूँ आफ्टर माई पेरेंट्स credit goes to him. He supported me a lot. मैम ये जो आपका काम है जिसमें आप बहुत नाम कमा चुके हैं, बहुत रिकग्निशन मिला है आपको, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस उम्मीद से आते हैं आपके फिजियोथेरेपी सेंटर में जहाँ पर इस किस्म की सेवाएं आप उपलब्ध कराती हैं। मैम ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपने क्यों किसी के अंडर काम करना नहीं सोचा? तो एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर और मदर बोलते थे कि हम इनको पढ़ा देंगे जी, अगर जरूरत है तो काम करो, नहीं है तो ना भी करो जी। पर जब मेरी शादी हुई तो आई गॉट मैरिड इनटू द जॉइंट फैमिली। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मेरे हस्बैंड को फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प करूं तो सही रहेगा जी। और मेरे फैमिली में ऐसा था कि उस समय कंप्लीट बिजनेस फैमिली थी जहाँ पे वर्किंग वुमन वाला कंसेप्ट नहीं था जी राइट जी। अभी तो काफी मारवाड़ी लेडीज काम करती है बट आई थिंक 35 इयर्स पहले ये नहीं होता था, कम थे। तो उस समय ऐसा था कि मेरे जो बड़े ससुर है जिनको मैं बाबा जी बोलती थी जी। मैं उनके पास गई एंड आई टोल्ड हिम कि मैं काम करना चाहती हूँ 2 घंटा राइट। एंड ही सेड एक शर्त है बिकॉज मैं ऐसे फैमिली को बिलोंग करती थी जहाँ पे टेबल पे गरम फुल्का सर्व किया जाता था जी। कुक करके फूड रखना ये कंसेप्ट नहीं था जी राइट। तो ही सेड एक शर्त है, खाना तो तुमको ही बना के जाना पड़ेगा, आर यू रेडी फॉर दैट? तो मैंने बोला तुम जो बोलोगे मैं करूंगी पर मुझे काम करना है जी। एंड ही सेड मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो बस वो एक जुनून था कि आप घर भी अच्छे से संभाल पाओ और काम भी कर पाओ ठीक है। उसमें ऐसा था कि जो मेरी मदर है, मैं इसमें ये उनका बहुत बड़ा योगदान है कि जब भी, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में पली बढ़ी, मेरे फादर जज थे, मैंने कभी कोई काम नहीं किया था बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक गिलास पानी भी नहीं लिया था। तो जब भी मैं मेरे मदर के पास जाती थी कि अच्छा मैंने ये काम किया, तो उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बोला कि अच्छा तुमको ये करना पड़ रहा है, उन्होंने बोला वेरी गुड यू डिड इट नाइस, और तुम अपना लाइफ चेंज करना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में है जी। तो मुझे लगता है ये उनके जो वर्ड्स थे वो मुझे राइट डायरेक्शन में ले गए और धीरे धीरे आई वाज ट्राइंग टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, फैमिली एंड वर्क। और जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तब मुझे ऐसे समझा कि पेशेंट को टच करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी राइट, इट इज नॉट अ सिंपल थिंग। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट, क्योंकि अभी जो फिजियोथेरेपी का प्रोफेशन है जी। वो काफ़ी ऊंचाई पे है, बहुत अच्छे सिलेबस है। तो उस समय ऐसा था कि मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो आपके लिए पढ़ना या लर्निंग का माध्यम था गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू दिल्ली, डूइंग वर्कशॉप, कमिंग बैक अगेन जी राइट। तो मैंने, क्योंकि मुझे 2 घंटे की परमिशन दी थी,
तो उस समय मैंने अपना नहीं स्टार्ट किया था। शुरुआत में आई वॉज अटैच टू वन हॉस्पिटल, म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल, और एक मतलब यहीं पे 9/6 का एक कमरा था, प्रेस्टीज नर्सिंग होम, अभी ये क्लिनिक से बहुत नजदीक है जी। अभी उसका नाम चेंज हुआ था बीच में जी। तो वहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जी। एंड एक काउच था वो, राइट, सब इंस्ट्रूमेंट हम उसी में रखते थे जी। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैम जब पीछे पलट कर देखती हैं और वो वक्त देखती हैं जब 2 घंटे काम करने मिलता था, और अब आप एज मच टाइम आज आप दे सकती हैं, तो मैम क्या बदलाव देखती हैं? उस समय क्या चीजें थी जो कर पा रही थी और आज इतना वक्त मिलने के बाद भी नहीं कर पा रही हैं? कर नहीं पा रही वो जी, या फिर कर पा रही हैं? तो ऐसा था कि उस समय मेरे घर में बहुत सारे लोग थे, एंड एक चीज मैं जो कर पाती थी और अभी मिस करती हूँ वो है, आई यूज टू सिट विथ माई मदर इन लॉ, बाई बोलते हम थे उनको, बढ़िया सास ससुर। आई यूज टू सिट विद देम, चैट विद देम, बात करती थी, गप्पे मारते थे, 1 घंटा बातचीत होती थी, बच्चों से खेलते थे। वो सब चीजें अभी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम ये है जी। तो ये मैं डेफिनेटली मिस करती हूँ। बट उसके साथ मैं ये भी देखती हूँ कि जब हम इतने लोगों का दर्द हटाते टीम के साथ जी, तो वो एक अलग खुशी भी होती है जी। मैम फिजियोथेरेपी सेंटर्स को अभी भी इंडिया में उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि लोगों को जाना है चीन, लेकिन वो रशिया पहुंच जाते हैं। हर चीज के लिए वो एक गोली खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो पेन रिलीफ स्पेशलिस्ट या फिर फिजियो स्पेशलिस्ट ही ठीक कर सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी की जरूरत सिर्फ खिलाड़ियों को होती है क्योंकि वो एक टफ खेल खेलते हैं। मैम आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो देखो, अभी मैं ऑलमोस्ट 32+ साल से काम कर रही हूँ, तो मैं एक बहुत बड़ा बदलाव देखती हूँ। तो मैं इसमें किसी की गलती नहीं मानती, क्योंकि जब मैं पास आउट थी तब डॉक्टर्स में ही अवेयरनेस कम था, बराबर है। अभी डॉक्टर्स में अवेयरनेस है, डॉक्टर्स में रिस्पेक्ट है जी। मैं ये बोलूंगी कम्युनिटी में भी जो लोग, जैसे मैं अपने पेशेंट्स देखती हूँ तो वो लोगों को फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंस समझता है। अब ये जैसे आपने बोला कि वो जाना कहीं चाहते पर कहीं पहुंच जाते, तो क्विक फिक्स में मैं कैसे देखती हूँ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो लोग प्रिवेंशन पे काम करते, वो लॉन्ग टर्म पे काम करते। अभी भी हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज में है, बराबर है। तो पहले हम जरूरत की चीजें करते, फिर अगर तकलीफ आ जाए तो पहले हम हमेशा ये सोचते कि कैसे करके मैं टेम्पररी तो भी दर्द कम कर दूं जी, है ना जी। अब पर जैसे जैसे मैं ये कई 10 सालों में देख रही हूँ कि फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटी है हर एक की बढ़ रही है, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी आ रहे हैं और उतना ही ट्रस्ट रख रहे हैं जितना कि डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट रख रहे हैं। मैम ये फिजियोथेरेपी सेंटर जो है ये कितने सालों से है और मैम किस उद्देश्य पे काम करते हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैम मेरे सब सवाल अच्छे मैम। यस जी, तो ये वाला जहाँ हम लोग बैठे हैं जी, ये सेंटर तो 8 साल पहले बना। इसके पहले सदर में जो सेंटर चालू हुआ था 96 में, इंडिपेंडेंट विथ 1 चैम्बर। Then in 2000 we shifted to 3 chambers, and then 2000 like almost 11 to 12 में we shifted to another center, ये वाले सेंटर में। तो सॉरी मतलब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए 15 में शिफ्ट हुए जी, राइट। तो 15 में हम शिफ्ट हुए और यहाँ ये वाला जो सेंटर है ये 4 स्टोरी सेंटर है जी। यहाँ पे हर फैकल्टी है, जैसे एडल्ट न्यूरो है, पीडियाट्रिक न्यूरो है, फिर जिसको बोलते हैं वुमेन सेल है, फिर हम लोग बोलते हैं कि स्केलेटन, जो मस्कुलो स्केलेटन मतलब कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटने दर्द,
और इवन अभी हम लोग आजकल जेरियाट्रिक एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, यानी जो लोग 70 प्लस है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जी। उन्होंने सिर्फ जिम या योगा से क्या वो ठीक हो सकते हैं क्या, या उनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है जिससे वो गिरे ना, जी राइट जी। और अपने काम रोजमर्रा के अच्छे से कर पाए। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और हम टीम के साथ काम करते हैं। मैम, समाज में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें दर्द छुपा हुआ है। आप एक ऐसा रोल प्ले करती है समाज में जहाँ पर दर्द को कम करने के लिए आप तत्पर हमेशा रहती हैं। मैम, एक बदलाव वक्त के साथ देखा जा रहा है कि शादियां जो है वो बहुत ज़्यादा टिक नहीं पा रही हैं। लोग कोशिश करते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं, लेकिन जिस तादाद में केसेस पहुंच रहे हैं कोर्ट, फैमिली कोर्ट, आप उसको किस तरह से देखती हैं? तो मैं ऐसे देखती हूँ, देखिए हम हर कोई एमबीए के कोर्स को बिलीव करता है, राइट जी। हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एमबीए का कोर्स करने जाते हैं, वहां पे क्या सिखाया जाता है, एक पार्ट में टीम वर्क, राइट कि अगर मैं अपने आप को भी देखूं कि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ कि तो क्या मैं अकेले मेरे कारण हूँ? नहीं, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने ये सिखाया, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड जो अभी भी हमेशा बैकबोन है, या मेरे बच्चे, मेरी टीम जो यहाँ कई सालों से मेरे स्टाफ, कई फिजियोज ने कंट्रीब्यूट किया है इस सिस्टम में। तो ऐसे करके आप एमबीए में ये सीखते कि आप टीम के साथ कैसे रहे, राइट टीम में कुछ अच्छे क्वालिटीज़ होंगी, कुछ गड़बड़ क्वालिटीज़ होंगी, वो आप हर अच्छे इंसान को वो रोल दे जिसमें वो अच्छा है। ये आप एमबीए में, आईआईटीज में, बिट्स में, आईआईएम में यही सीखते हो, राइट कि हाउ टू बी इन अ टीम। और मैं तो ये बोलूँगी कि आपका सिलेक्शन आजकल बड़े बड़े कंपनियों पे इस ग्राउंड पे किया जाता है। जब आप काम में ये कर सकते हो तो ये घर में क्यों नहीं कर सकते? यू विल, अगर एक माँ बाप के 2 बच्चे एक जैसे नहीं हैं तो हाउ वी एक्सपेक्ट कि 2 लोग जो अलग अलग फैमिलीज में ग्रो हुए, उनका मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप, उनकी दोनों की विचारधारा सेम होगी, राइट समथिंग विल बी गुड, समवन विल बी गुड इन समथिंग, समवन विल बी गुड इन समथिंग। तो अगर आप ये इक्वेशन से लाइफ को देखें, राइट इफ आई सी माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड, he is good at something and I am really bad at something, but मुझे लगता है that is complementary, right? He is a social person, I am not a social person, but because he is a social person I enjoy going to people. अगर मुझे कोई अकेले बोले तो मैं नहीं जाऊंगी, right? वैसे ही if I am very good at managing my house, तो together हम दोनों we are managing so many fronts. वो कुछ एरिया लेते, मैं कुछ एरिया लेती, तो मुझे तो ऐसा लगता है कॉम्प्लीमेंट्री रहना ज्यादा बेटर है देन सेम रहना। यू एंजॉय मेनी थिंग्स। मैम, जिस तादाद में स्पेशली पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि जिम्स खुल रहे हैं, योगा सेंटर्स खुल रहे हैं, जुम्बा सेंटर्स खुल रहे हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर्स खुल रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या मैम हमारे देश में वर्कआउट्स को लेकर, फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर अभी भी कुछ चीजें हैं जिसको लेकर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए उनको एक समय आयु के बाद तकलीफ होगी? हाँ, तो अभी मैं थोड़ा इसको अलग देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि जैसा हमारा देश प्रगतिशील हो रहा है तो डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ा है। हर कोई, अगर जैसे मैं रोज कंसल्टेशन लेती हूँ और हम लोग उनको एक्टिविटी लेवल पूछते हैं, तो 50 साल की भी औरत वॉक कर रही है, 70 साल की भी औरत वॉक कर रही है, प्राणायाम कर रही है, योगा कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई वॉकेथॉन या साइकिलिंग कर रहा है। बहुत कम लोग हैं आइडियली कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं वैसे देखती हूँ। थोड़ा ट्विस्ट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट में जो सोचती हूँ कि आज से 25-30 साल पहले या 50 साल पहले कुछ लोग छोड़ दे तो अदरवाइज एवरेज वर्किंग आवर्स कैसे थे, 5-6 घंटे हो गया काम, राइट? कुछ प्रोफेशन थे वो तभी भी 17 घंटे 15 घंटे काम करते थे। पर अगर अभी आप देखो अगर या आईटी प्रोफेशनल है या टीचर्स है या सीए है, आर्किटेक्ट है, एवरीवन इज वर्किंग 10 to 12 आवर्स, राइट? एंड मोस्टली डेस्क जॉब्स। इसीलिए एक नया प्रोवर्ब भी आ गया है, सिटिंग इज नेक्स्ट टू स्मोकिंग।
जी, राइट जी, तो अभी मुझे लगता है कि हर कोई कर रहा है पर पेन में है, जी, तो ऐसा क्यों? अ गुड परसेंटेज ऑफ स्पेशली यंग पीपल लाइक फ्रॉम 20s to 44 अगर आप देखो जी, तो गर्दन दर्द, कमर दर्द बहुत कॉमन है। तो मेरा मेरा ये मानना है कि हमने अभी जो फिटनेस की एक्सरसाइजेस है जी, वो 3-4 चीजों पे करनी चाहिए सोच के। यानी पहला, हम क्या काम करते हैं, जी, यानी हमारा स्टैंडिंग जॉब है, हमारा सिटिंग जॉब है, हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग जॉब है, जी, एक दूसरा कोई हमारे हेरिडिटरी इश्यूज है क्या, जी, फिर हमारा मोटापा कितना है जिसको हम लोग बीएमआई बोलते हैं। सेम चीजें, जिनका वजन ज्यादा है वो नहीं कर सकते, कम है वो कर सकते हैं। जी, और फोर्थ, हम जो लोग फिटनेस प्लान करते जिसको बोलते हैं क्रॉनिसिटी। जी, क्रॉनिसिटी का मतलब होता है कि अगर मुझे कई सालों से कोई दर्द है जी, तो मेरा दोस्त जो एक्सरसाइज कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता, जी, राइट। मुझे अगर कमर दर्द है और मेरे फ्रेंड को कमर दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उम्र के 50 साल में कुछ कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। जी, तो जब हम लोग फिटनेस प्लान करते तो ये 4-5 चीजों को ध्यान में रख के अगर हम प्लान करें जी। तो मुझे लगता है यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। बस इसी चीज की मुझे लगता है वही बदलाव की जरूरत है, बाकी तो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैम आपका ये सेंटर और क्या ऐसी अपेक्षा करता है जहाँ पर लोगों ने उस चीज़ के लिए यहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए? तो मुझे एक लगता है कि डे बाय डे, क्योंकि मेडिकल ओवरऑल हर ही चीज़ महंगी होती जा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर हम प्रिवेंशन पे काम करें जी, तो हम अपनी क्वालिटी लाइफ मेंटेन करते हैं, हमको कम खर्च आता है, हम्म, पेन मतलब पेन एंड एगोनी हम कम फेस करेंगे और हम टाइम भी कम स्पेंड करेंगे, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरी डे। मेरे पास हाउस वाइफ आती है वो भी उतनी बिजी है, डॉक्टर आ रहे हैं सीनियर वो भी उतने बिजी है, सीए आ रहा है वो भी उतने बिजी है। जी, तो मुझे लगता है अगर हम हर कोई प्रिवेंशन है, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है, जब हम तब डॉक्टर्स के पास जाते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमेशा सही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैम इस प्रोवर्ब को आप किस तरह स्वामी विवेकानंद जी का जो प्रोवर्ब है इसको आप कितना विश्वास करते हैं कि यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ? तो सिंस चाइल्डहुड मुझे लगता है मैं 6-7 से आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ विवेकानंद एंड हिज वर्ड्स रादर। मुझे लगता है कि जब हमने किसी ने, एटलीस्ट मैंने तो ईश्वर को नहीं देखा, राइट। तो अगर आप ये सेंटर में देखोगे बाहर भी एक प्रोवर्ब लिखा है, वो रामकृष्ण परमहंस का है। तो जब आप अपने आप पे विश्वास नहीं रखते तो आप आपको विश्वास ईश्वर पे कैसे रखोगे? यानी क्योंकि वो तो जब आप खुद पे विश्वास रखते हो उसके बाद ही आप और किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो। बिल्कुल। तो इसीलिए ये मेरे खून में बहता है, मैं ऐसे बोलूंगी आपको, मैं विश्वास नहीं करती, ये प्रॉब्लम मेरे खून में बहता है। मैम सपना क्या है, करना क्या चाहती हैं? मुझे लगता है सपना हर 4-5 साल में बदलता है, राइट, और बदलना भी चाहिए। जी, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि मैं हमेशा अगर 2 सपने देखती हूँ तो मेरे 5 फुलफिल हो जाते हैं। मे बी आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय वेरी गुड पीपल, आई थिंक ऑल मेंटर्स, दे आर ऑल माय मेंटर्स। तो मैं जैसे ये क्लिनिक 6000 स्क्वायर फीट का है, मैंने सपना देखा था 3000 स्क्वायर फीट का। तो मुझे मतलब मैंने कभी नहीं सोचा इतना बड़ा फिजियोथेरेपी सेंटर बनेगा। तो अभी आने वाले, मैं 5 साल का बता सकती, 5 साल में मुझे ये सेंटर को 1-2 साल के बाद फिर से एक नए लेवल पे लेके जाना है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ डिजिटल एंड हेल्थ केयर विच इज कमिंग, राइट। हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूर फिजियो नाम का, अगर आप मतलब ये करोगे, गूगल करोगे या साइट पे जाओगे, जो मेरे बेटे ने और मेरे दामाद ने मतलब मिलके खड़ा किया है। आई एम वन ऑफ द क्लिनिकल हेड देयर। तो वो डिजिटली अभी जो समय आने वाला है मतलब हेल्थ केयर में कंप्लीट डिसरप्शन होगा। मुझे लगता है उसमें इंजीनियर्स के साथ मिलकर डॉक्टर्स को काम करना पड़ेगा। तो मैं देखती हूँ ये सेंटर पूरा टेक सेवी हो, जहाँ पे हर, और इसमें फुल ऑफ पेशेंट सेंट्रिसिटी हो, ये मैं प्रोफेशनली चाहती हूँ 5 सालों में। और अगर मैं पर्सनल लेवल पे देखूँ तो मैं मतलब आई फॉलो आर के मिशन रामकृष्ण मठ। मैं चाहती कि वो मेरी पर्सनल जर्नी हर दिन बेहतरीन हो। मैम अगर ये मेरा आखिरी सवाल, अगर Yes. एक
जिंदगी की एक सुनहरी किताब हाँ बनी, लिखी गई, हाँ और उस किताब में एक पन्ना जहाँ पर सुनहरे अक्षरों में हाँ डॉक्टर शीतल टावरी मुंदड़ा ये नाम लिखा रहा। हाँ। उसके नीचे मैम कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सा ऐसा थॉट, कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव लिखा रहना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? शिव ज्ञान से जीव सेवा। मैम कैन यू एक्सप्लेन? मतलब मुझे लगता है कि जैसे मैं ये कोशिश करती हूँ फॉलो करने की, जी। ऐसा है कि हर इंसान में गॉड को देखो। ये मुझे लगता है रामकृष्ण परमहंस का एक ब्रीद वाक्य है जी। कि अगर आप पेशेंट देख रहे हो तो भी आप उसमें भगवान को देखो, या फिर आप घर में बच्चों से बात कर रहे हो तो भी आप उसमें भगवान देखो। राइट, ये बहुत उसका गहन मीनिंग है। मैं बहुत छोटी हूँ उसका मीनिंग बताने के लिए। मुझे लगता है आर के मिशन के स्वामी जी इसको बेहतरीन बता पाएंगे, पर मैंने थोड़ा बहुत समझा है, ज्यादा नहीं समझा है। पर मुझे लगता है कि मेरे नाम के साथ अगर वो जुड़ा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मैम आपकी ज़िंदगी, आपकी जर्नी, आपका सक्सेस, आपका अपने काम के प्रति आपका जितना आपने दिया है अपने काम के लिए और लोगों के दर्द को कम करने के लिए जिस किस्म का आप अपना समर्पण देती हैं, वो बहुत तारीफ़ काबिल है। आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें, ऐसे ही अपने छोटों को इंस्पायर करती रहें और अपने बड़ों से आशीर्वाद लेती रहें, और ऐसे ही जो आपका जो सपना है उसे आप बहुत जल्द पूरा करें। और आने वाले वक्त में मैम जब ये सुनहरी किताबों को पढ़ा जाएगा, इन पन्नों को पढ़ा जाएगा और उन पन्ने में सुनहरे पन्ने में आपके नाम को जब पढ़ा जाएगा, तो मुझे इस बात का विश्वास है कि एक महिला का संघर्ष, एक महिला की जर्नी को एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन के रूप में लेकर लोग उसे याद भी करेंगे और उसके आपके पथ चिन्हों पर चलने की कोशिश भी करेंगे। तो मैं इसमें कुछ ऐड करूं तो मुझे हमेशा एक लगता है कि सक्सेस इज नॉट अ सोलो, इट इज ऑलवेज अ टीम। आप किसी एक को देख रहे हैं, उसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं, और मुझे लगता है कि हम सबको थैंक यू दें जो पर्दे के पीछे निस्वार्थ भाव से उस उद्देश्य को मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फैमिली मेंबर्स एंड प्रोफेशनल पीपल, राइट, जिनको, और कुछ लोगों को मैं गुरु मानती हूँ, कुछ लोगों को मैं मेंटर मानती हूँ, ऐसे कई लोग हैं। उसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ हूँ, पर जो भी हूँ, तो मुझे लगता है मैंने उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए, और बस इतना ही बताना चाहिए। मैम आई एम श्योर आपका धन्यवाद किसी न किसी रूप में उन तक ज़रूर पहुंचता होगा। आप स्माइल भी करती होंगी तो उन्हें पता चल जाता होगा कि हमें धन्यवाद कह रही हैं, तो इसलिए कहता हूँ आप मुस्कुराती रहे हमेशा, ताकि उन्हें उस बात का एहसास भी रहे कि आपकी सक्सेस पे कहीं ना कहीं उनका भी एक योगदान है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। डॉक्टर शीतल मुंदड़ा मैम से बात हुई, मुलाकात हुई। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट है नागपुर शहर की, और एक क्लिनिक चलाती हैं MPCA विच इज़ जस्ट इन छावनी। उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आई कि किस किस्म की उनकी जर्नी रही है। लेकिन मैं जब उनसे बात कर रहा था तो कुछ चंद लाइनें थी जो मेरे पास लिखी हुई थी और वो मुझे बार बार याद आ रही थी कि एक मुसाफिर जा रहा था, उसके दिल में कुछ अरमान थे, जब रास्ते में शाम हुई तब चारों ओर शमशान थे, एक हड्डी को ठोकर लगी तो उसके ये बयान थे, संभल कर चलो प्यारे हम भी कभी इंसान थे। इंसान होना एक अलग बात, इंसानियत के मूल मंत्र को फॉलो करना एक अलग बात। ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर भेजा, भाग्य की बात। अगर आप इंसानियत को फॉलो करें, सौभाग्य की बात। और ऐसे सौभाग्य हमें कम देखने को मिलते हैं, कम लोग आकर हमारी जीवन में वो हमें महसूस कराते हैं कि वो इंसानियत को फॉलो करते हैं। और ऐसा ही एक परिचय है डॉक्टर शीतल मुंदड़ा का। आप उन्हें याद करें, आप उन्हें अपने गुड बुक्स में रखें और ऐसे लोगों की ज़रूर उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाएं जिनकी कहानियाँ लोगों को और भी ज़्यादा इंस्पायर करें।
आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो छोटी है लेकिन आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, आपके दर्द को अपनाने के लिए तैयार रहती है, आपके दर्द को कम करने के लिए तैयार रहती है, और कई बार कहती है कि आप मुझे मत थैंक यू बोलिए, आप उन सब लोगों को थैंक यू बोलिए जिन्होंने आज मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं आपके दर्द को कम कर सकती हूँ। तो समझिए वो डॉक्टर शीतल टावरी मुंदड़ा बन रही है। जिंदा रहें।